राजनीतिक अधिनायकवादी। स्वागत है दोस्तों आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिकरण। लोकतांत्रिकरण लोकतांत्रिकरण एक मिनट। लोकतांत्रिकरण 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 संक्रमण संक्रमण लोकतांत्रिकरण संक्रमण तथा समेकन लोकतांत्रिकरण तथा समेकन। ओके, समेकन। तो इसमें है पहला बिंदु है राजतंत्रीय अधिनायकवादी तथा राजतंत्रीय अधिनायकवादी तथा राजतंत्रीय अधिनायकवादी तथा राजतंत्री। पहला है राजतंत्री, पहला राजतंत्रीय अधिनायकवादी एवं औपनिवेशिक शासन सत्ता का निर्वाचित सरकारों के रूप में परिवर्तन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, राजतंत्रीय अधिनायकवादी एवं औपनिवेशिक शासन सत्ता का निर्वाचित सरकारों के रूप में परिवर्तन लोकतंत्र कहलाता है तथा इसकी प्रक्रिया लोकतंत्र कहलाती है, लोकतांत्रिकरण कहलाती है। लोकतांत्रिकरण कहलाती है। ठीक है। लोकतंत्र का उदय प्राचीन एथेंस राज्य में 461 से 322 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 322 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है एथेंस राज्य में। ठीक है, एथेंस यूनान के एथेंस यूनान का एक प्रमुख राज्य था। एथेंस राज्य अरस्तु द्वारा बनाए गए लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार संचालित होता था। अरस्तु ठीक है, अरस्तु द्वारा बनाए गए लोकतांत्रिक सिद्धांतों द्वारा संचालित होता। परंपरागत लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, जबकि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रतिनिध्यात्मक थी। प्रतिनिध्यात्मक थी। वर्तमान राज्य में वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की प्रथम शर्त है। रॉबर्ट डाल ने लोकतंत्र को बहुआयामी प्रक्रिया कहा। उन्होंने लोकतंत्र के 2 आयामों का उल्लेख किया है। रॉबर्ट डाल ने लोकतंत्र को बहुआयामी प्रक्रिया कहा है। उन्होंने लोकतंत्र के 2 आयामों का उल्लेख किया है। पहला राजनीतिक क्रिया में जन सहभागिता, दूसरा है राजनीतिक क्रिया में जन सहभागिता। राजनीतिक क्रिया में जन सहभागिता राजनीतिक क्रिया में जन सहभागिता। दूसरा है राजनीतिक क्रिया में जन सहभागिता। दूसरा पद प्राप्ति हेतु राजनीतिक दलों में प्रतियोगिता। राजनीतिक दलों में प्रतियोगिता। ठीक है। प्रतियोगिता। लोकतंत्रीकरण के चरण। लोकतंत्रीकरण के प्रथम चरण की शुरुआत 1828 से 1926 के बीच माने जाते हैं। 1828 से 1926 के बीच मानी जाती हैं। लोकतंत्र के चरण। ठीक है। पहले चरण में लगभग 30 देशों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की। इन देशों में ब्रिटेन, दूसरे में ब्रिटेन, अर्जेंटीना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कनाडा भी है, ठीक है।
ये सब देश आते हैं। और 1922 से 1942 के मध्य लोकतंत्र को फांसीवाद, 1922 से 1922 से और 1942 तक लोकतंत्र को फांसीवाद, साम्यवाद व सैन्य तख्ता पलट से चुनौती मिली। ठीक है। हटिंगटन ने लोकतंत्रीकरण के दूसरे चरण की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानी। हटिंगटन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौरान माना। ठीक है। 1960 तक जारी ये हटिंगटन वाला हो गया और यह 1960 तक जारी रहा। पश्चिमी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं इटली में अधिनायकवादी सरकारों का अंत हुआ और व्यवस्थित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का उदय हुआ। ठीक है। लोकतंत्रीकरण के तीसरे चरण की शुरुआत। तीसरे चरण, अब ये तीसरा चरण है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1974 1974 में हुई। इसी दौरान दक्षिणी यूरोप में दक्षिणपंथी अधिनायक तंत्र का अंत हुआ तथा सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन आरंभ हुआ। ठीक है। साम्यवाद का पतन आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नवोदित स्वतंत्र राज्यों ने नवीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो नवोदित स्वतंत्र राज्य ने नवीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। 1947 में भारत और पाकिस्तान को आज़ादी के बाद 1950 के दशक में 1950 के दशक में साउथ अमेरिका अपने में घाना, सहारा अफ्रीका में घाना, सूडान स्वतंत्र हुए। प्रारंभ में अधिकांश नवोदित राज्यों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। सैमुअल हटिंगटन ने अपनी किताब इन द थर्ड वेव, कौन सी किताब थी? इन द थर्ड, इन द थर्ड वेव, ठीक है, इन द थर्ड वेव 1991 में उन्होंने लिखी थी। इसमें उन्होंने हटिंगटन ने लोकतंत्रीकरण के चरणों का उल्लेख किया। वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन का उल्लेख उनके अनुसार लोकतंत्र के विकास का पहला चरण वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है, का उल्लेख किया। उनके अनुसार लोकतंत्र के विकास का पहला चरण 1828 से 1926 के बीच का है, जब इंग्लैंड अमेरिका 1828 से 1926 जब अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ। 1943 से 1962 लोकतंत्र के विकास का दूसरा चरण है। 1943 से 1962 1943 से 1962 लोकतंत्र के विकास का दूसरा चरण है, जिसमें भारत, इजराइल जैसे देश लोकतांत्रिक हुए, जबकि उनका तीसरा चरण वर्ष 1975 के बाद आरंभ हुआ। यानी थर्ड स्टेज 1975 के बाद आरंभ हुआ, 1975 के बाद आरंभ हुआ, जिसमें पुर्तगाल, स्पेन जैसे देश लोकतांत्रिक हो गए। रेंसे के डोरेंस प्लीट ने हटिंगटन के वर्गीकरण को अस्वीकार करते हुए कहा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद लोकतंत्र के विकास का चौथा चरण शुरू हो गया। सुनील खिलनानी सुनील और खिलनानी कौन सी नानी? खिलनानी ने सुनील खिलनानी ने अपनी पुस्तक एन आइडिया ऑफ इंडिया इन्होंने एक बुक लिखी, एन आइडिया ऑफ इंडिया इन्होंने ये बुक लिखा। भारत में लोकतंत्र अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र का सर्वाधिक बड़ा प्रयोग है।
ये बोला उन्होंने, भारत में लोकतंत्र अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है। ठीक है। रामचंद्र गुहा ने भी कहा, रामचंद्र गुहा राम हिस्टोरियन है, फेमस हिस्टोरियन है, रामचंद्र गुहा इन्होंने भी कहा, क्या कहा, भारत में पहला निर्वाचन विश्व के लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग था। निर्देशित लोकतंत्र यानी कि गाइडेड डेमोक्रेसी। अब देखते हैं हम निर्देशित डेमोक्रेसी, निर्देशित लोकतंत्र, निर्देशित लोकतंत्र, गाइडेड डेमोक्रेसी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडोनेशिया में निर्देशित लोकतंत्र का प्रयोग किया गया। इसके अनुसार तत्कालीन शासक सुकार्नो ने यह कहा कि पश्चिमी लोकतंत्र एशियाई देशों के अनुकूल नहीं है। उन्होंने शासक की प्रभावशाली शक्ति का समर्थन करते हुए कहा कि सुकार्नो, पहले तो ये याद रखिए, इंडोनेशिया के उस समय के प्रधानमंत्री थे सुकार्नो। उन्होंने कहा कि पश्चिमी का जो लोकतंत्र है वो एशिया के लिए प्रभावी नहीं है। ठीक है। शासन के स्थायित्व के लिए शासक का शक्तिशाली होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी दलों को शासक के अधीन होना चाहिए और सरकार के द्वारा सेना और आम जनता पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया। स्थायित्व के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया। लोकतंत्र विकास। ठीक है। लोकतंत्र विकास अब देखते हैं हम। लोकतंत्र विकास, ठीक है। लोकतंत्र विकास। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली क्वान ने, क्या नाम था, ली क्वान, एक मिनट, इनका नाम गलत हो गया, ली क्वान, प्रधानमंत्री ली क्वान ने कहा कि लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के विरोधी हैं। यानी कि इन्होंने कहा लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के विरोधी हैं। विकास, ठीक है, एक दूसरे के विरोधी हैं। तो अतः विकास के हित में लोकतंत्र को सीमित करने की आवश्यकता है, लोकतंत्र पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता। सिंगापुर में प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ी और सिंगापुर विकसित श्रेणी के देशों में शामिल हो गया। अमर्त्य सेन का मानना है, जो नोबेल विजेता हैं, अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री, अमर्त्य सेन का मानना है, क्या मानना है कि लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के अनुकूल हैं। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र और विकास, जो लोकतंत्र और विकास है ना, वो एक दूसरे के अनुकूल है। विकास एक दूसरे के अनुकूल है, यानी कि एक दूसरे के अनुकूल है। ठीक है, एक दूसरे के अनुकूल है। कहाँ गया हम, आपको समझ में आया? उनके अनुसार विकास का अभिप्राय केवल अर्थव्यवस्था का विकास नहीं है। मतलब अमर्त्य सेन ने कहा कि आप अर्थव्यवस्था में विकास कर रहे हैं, इसलिए आप इसे विकास नहीं कह सकते। इनके अनुसार विकास नहीं है, अपितु मानवीय क्षमताओं का विकास को विकास कहते हैं हम। लोकतांत्रिक शासन मानवीय क्षमता के विकास में सहायक होता है और लोकतंत्र में अकाल की घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, स्थायी लोकतंत्र। अब देखते हैं हम स्थायी लोकतंत्र। स्थायी लोकतंत्र। लोकतांत्रिक शासन अपनाना अत्यधिक आसान है। वर्ष 1992 में थाईलैंड में लोकतंत्र की स्थापना हुई। कब हुई? 1992 में, 1992 में हुई। ठीक है, थाईलैंड में। ध्यान दीजिएगा। 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद मिस्र में लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ। 2011 में 2011 में, ठीक है, 2011 में मिस्र में हो गई।
लेकिन परंतु इन देशों में लोकतंत्र स्थायी नहीं है, अपितु लोकतांत्रिक शासन को समाप्त करके तानाशाही शासन की स्थापना कर दी गई है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को बार बार सेना द्वारा अपदस्थ किया गया है। विकासशील देशों में भारत एक स्थायी लोकतांत्रिक देश माना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे विकसित देशों में लोकतंत्र सदैव स्थायी माना जाता है। ठीक है, यानी फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका में इनको हम क्या बोल सकते हैं कि स्थायी लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ, अब हम देखते हैं लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ। यहाँ पर हम डालेंगे लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ, लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ। अब देखते हैं हम सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में लोकतंत्र की स्थापना की गई, परंतु आलोचक रूस को प्रबंधकीय लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं। कौन सा लोकतंत्र भैया? प्रबंधकीय लोकतंत्र, प्रबंधकीय लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र? प्रबंधकीय लोकतंत्र। लोकतंत्र, ठीक है। क्यों बोलते हैं अब देखते हैं हम, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो चौथी बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, जबकि चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग को आजीवन राष्ट्रपति बना दिया गया है। जिससे यह सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि विकास के लिए चीनी मॉडल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था लगातार शक्तिशाली बनती जा रही है। लोकतांत्रिक संक्रमण, तो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे लोकतांत्रिक संक्रमण, लोकतांत्रिक संक्रमण, लोकतांत्रिक संक्रमण। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि ये है क्या भैया। सैमुअल हंटिंगटन ने कहा कि राजनीतिक संस्थाकरण लोकतंत्र के विकास के लिए आवश्यक है। राजनीतिक संस्थाकरण लोकतंत्र के विकास के लिए आवश्यक है। संस्थाकरण के अभाव में लोकतंत्र का क्षरण हो जाता है। संस्थाकरण के अभाव में लोकतंत्र का क्षरण हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षरण। ठीक है, लोकतंत्र का क्षरण हो जाता है। हंटिंगटन के अनुसार सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति राज्य के द्वारा करने से लोकतंत्र स्थायी बनता है। सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति राज्य द्वारा करने से लोकतंत्र स्थायी बनता है। समझे आप? लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया। अब हम पढ़ते हैं लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया। मध्य यूरोप में लोकतांत्रिकरण। तो मध्य यूरोप में राजनीतिक व आर्थिक सुधार के कई प्रयास हुए। 1953 में 1953 में जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य में 1953 में जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य में राजनीतिक सुधार का प्रथम प्रयास हुआ। जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य में राजनीतिक सुधार का प्रथम प्रयास हुआ। 1956 में हंगरी में सुधार का प्रयास हुआ। हंगरी में सुधार का प्रयास हुआ। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में 1985 से 1991 के मध्य सोवियत संघ में राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए गए। किसके? मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, अफ्रीका में लोकतंत्रीकरण। अब देखते हैं हम अफ्रीका में लोकतंत्रीकरण। अफ्रीका में लोकतंत्रीकरण।
लोकतंत्रीकरण, अफ्रीका में लोकतंत्रीकरण। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ क्या हुआ कि अफ्रीका में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल रही है। ऐतिहासिक रूप में जो लोकतंत्र की जीत हुई, किंतु इसका मार्ग अत्यंत कठिन था, यानी कि वेरी वेरी डेंजर, अत्यंत अत्यंत कठिन। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल था। ठीक है, अत्यंत कठिन। लोकतंत्र के समकालीन संघर्ष को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला निर्देशित लोकतंत्र, पहला है हमारा निर्देशित लोकतंत्र, लोकतांत्रिकरण व उपनिवेशों का अंत। निर्देशित लोकतंत्र, लोकतांत्रिकरण व उपनिवेशों का अंत। उपनिवेश, भारत भी एक उपनिवेश था, उपनिवेशों का अंत। ठीक है, उपनिवेशों का अंत। दूसरा है उत्तर औपनिवेशिक काल में राज्य पूंजीवाद का विस्तार। उत्तर औपनिवेशिक काल में राज्य पूंजीवाद का विस्तार। राज्य पूंजीवाद का विस्तार। ठीक है, राज्य पूंजीवाद का विस्तार और आर्थिक संकट का समय, जिसने पुनर्लोकतांत्रीकरण पर दबाव उत्पन्न किया। तीसरा है हमारा आर्थिक संकट का समय। आर्थिक संकट का समय, जिसने पुनर्लोकतांत्रीकरण लोकतांत्रिकरण पर बल दिया। ठीक है, दबाव उत्पन्न कर दिया। पूर्व एशिया में लोकतांत्रिकरण। अब देखेंगे हम पूर्व एशिया में लोकतांत्रिकरण, यानी कि पूर्व एशिया में लोकतांत्रिकरण। ठीक है, तो 1970 के दशक में पूर्वी एशिया में लोकतांत्रिकरण प्रारंभ हुआ। 1970 के दशक में। ठीक है, फिलीपींस में रक्तहीन जनशक्ति आंदोलन द्वारा अधिनायक फर्डिनेंड मार्कोस की बर्खास्तगी के साथ ही 1986 में लोकतांत्रिकरण पूर्वी एशिया में प्रारंभ हुआ। फर्डिनेंड मार्कोस। ठीक है, फर्डिनेंड मार्कोस। 1990 में मंगोलिया ने बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया। 1991 में कंबोडिया ने लोकतांत्रिक शासन अपनाया। 1992 में थाईलैंड ने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की। लोकतांत्रिक शासन में बदलाव की प्रक्रिया। अब देखते हैं हम लोकतांत्रिक शासन में बदलाव की प्रक्रिया। लोकतांत्रिक शासन में बदलाव की प्रक्रिया। इसमें होता है 1993 में हटिंगटन 1993 में हटिंगटन ने लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में भूमिका निभाने वाले कर्ता का 3 भागों में वर्गीकरण किया है 3 भागों में। कौन कौन से? पहला है विपक्षी दल की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिस्थापन होता है। विपक्षी दल की प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रतिस्थापन होता है। दूसरा है हमारा शासक एवं विपक्षी दल। शासक एवं विपक्षी दल समान रूप से महत्वपूर्ण शासन पर प्रतिक्रिया करते हैं, जो पारस्थापन होता है। क्या होता है? पारस्थापन। शासक पारस्थापन। ठीक है, पारस्थापन। तो पहले में ये होता है विपक्षी दल की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिस्थापन होता है।
शासक एवं विपक्षी दल सब समान रूप से महत्वपूर्ण शासन पर प्रतिक्रिया करते हैं जो पार-स्थापन होता है। तीसरा प्रकार रूपांतरण है। तीसरा प्रकार रूपांतरण है। ठीक है। समकालीन लोकतांत्रिक लहर अरब क्रांति, समकालीन लोकतांत्रिक लहर। अब देखेंगे हम लहर को। समकालीन अरब क्रांति वर्ष 2011 में ट्यूनीशिया की भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति जिन अल अबियादिनी बेन अली ने इस्तीफा दे दिया। मिस्र में होस्नी मुबारक अबदस्त किए गए। लीबिया में जनरल गद्दाफी के शासन का अंत हुआ। वर्ष 2011 को अरब क्रांति का वर्ष कहा गया। हाँ, अरब क्रांति 2011 में ही हुई, 2011 में। पहले कहाँ हुई? पहले हमारी हुई वर्ष 2011 में ट्यूनीशिया की भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति जिने अल आबिदाइनी बेन अली ने इस्तीफा दे दिया। 2012 में मिस्र में होस्नी मुबारक अबदस्त किए गए। 2012 में होस्नी मुबारक अबदस्त किए गए और 2013 फिर तीसरा लीबिया में जनरल गद्दाफी के शासन का अंत हुआ। वर्ष 2011 को अरब क्रांति का वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा इतना चैप्टर हो गया। कौन सा चैप्टर का नाम क्या था? लोकतांत्रिकरण एवं संक्रमण तथा समेकन। ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा इतना। कहाँ से पढ़ा? हमने पढ़ा हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये हो गया हमारा पाठ का नाम। ठीक है, फिर हमने राजतंत्रीय औपनिवेशिक, ठीक है, इसकी परिभाषा वैसे देखी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? फिर हमने देखा क्या? फिर 461 से 322 ईसा पूर्व एथेंस में स्टार्ट हुआ था लोकतांत्रिकरण की शुरुआत। यानी एथेंस यूनान के एथेंस एक राज्य है। ठीक है, अरस्तु का प्रतिनिध्यात्मक अरस्तु का मतलब सिद्धांत वहाँ पर चलता था एथेंस में। ठीक है, राजनीतिक क्रिया में जन सहभागिता, पद प्राप्ति हेतु राजनीतिक दलों में प्रतियोगिता, ये भी सब होता है। चरण 18, पहले चरण में 1828 से 1926 ब्रिटिश में, अमेरिका में, कनाडा में, ये सब में लोकतांत्रिकरण की शुरुआत हुई। द्वितीय चरण में 1922 से 1942। ठीक है, हटिंगटन हैं 1974, इनके अनुसार। तृतीय चरण 1974 है। मतलब वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1950 में सहारा अफ्रीका में शुरुआत हुई। ठीक है, इन द थर्ड वेव्स 1991, हटिंगटन ने ही लिखी थी, वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है, उनके अनुसार 1828 से 1926 तक पहला चरण माना जाता है। फिर दूसरा चरण 1943 से 1962 तक माना जाता है। फिर तीसरा चरण 1975 से माना जाता है। सुनील खिलनानी एक विचारक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है एन आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि भारत में लोकतंत्र, मतलब फ्रांस और अमेरिका के बाद लोकतंत्र का प्रयोग भारत में सबसे बड़ा प्रयोग था। ठीक है, और रामचंद्र गुहा ने भी बोला सबसे बड़ा प्रयोग था भारत में निर्वाचन। ठीक है, पहला निर्वाचन। फिर निर्देशित लोकतंत्र, अब आता है निर्देशित लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र विकास कहाँ गया? लोकतांत्रिक संक्रमण, ये हो गया लोकतंत्र विकास। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन ने कहा था कि लोकतंत्र और विकास अनुकूल नहीं हो सकते। मतलब विकास को बढ़ाने के लिए लोकतंत्र को सीमित करना जरूरी है। फिर अमृतसर ने कहा ये दोनों अनुकूल हो सकते हैं क्योंकि विकास से तात्पर्य हम सिर्फ आर्थिक विकास नहीं लगा सकते। विकास में मानवीय विकास भी आता है। ठीक है, फिर स्थायी लोकतंत्र में होता है कि वर्ष 1900 मतलब लोकतंत्र स्थापित करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे स्थायी रख पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे थाईलैंड में
थाईलैंड में 1992 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद मिस्र में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन ये स्थायी नहीं रह सकी। इसलिए ये बताता है कि वहाँ पर ऐसे इसी तरह हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोकतंत्र स्थायी नहीं रहता, वहाँ पर सेना कब्जा कर लेती है। अब लोकतंत्र के लिए जो चुनौतियां हैं वो उसके बारे में कहा गया। लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ, प्रबंधकीय लोकतंत्र, यानी रूस में जब सोवियत ऐसे यूएसएसआर का विघटन हुआ तो रूस ने लोकतंत्रीय प्रणाली अपनाया, लेकिन फिर भी वहाँ भी देख लीजिए आप चुनौती किस प्रकार की हैं कि वो प्रबंधकीय लोकतंत्र है। यानी कि व्लादिमीर पुतिन लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। और चीन में देखिए, चीन में सी जिनपिंग अनंत यानी कि वो बने ही रहेंगे, लगातार बने ही रहे, जीवन पर्यंत राष्ट्रपति बने रहेंगे। ये है लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ। ये अधिनायकवादी जो सोच है, जो विचारधारा है, वो है चुनौतियाँ। ठीक है। लोकतांत्रिक संक्रमण ये हमने देखा। क्षरण, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया। अब मध्य यूरोप में लोकतांत्रिकरण, ठीक है। 1953 जर्मन लोकतांत्रिकरण, गणराज्य में राजनीतिक सुधार का प्रथम प्रयास हुआ। 1956 में हंगरी में सुधार का प्रयास हुआ, ठीक है। ये सब मिखाइल गोर्बाचेव, जो हमारे कौन थे ये, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास किया था इन्होंने, यूएसएसआर, ठीक है। अफ्रीका में लोकतांत्रिकरण, अब यहाँ से अफ्रीका में लोकतांत्रिकरण की शुरुआत हुई, ठीक है। अफ्रीका में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल रही है, फिर भी वहाँ पर सुधार हुआ। पूर्वी एशिया में लोकतांत्रिकरण, हैं, फिर पूर्वी एशिया में लोकतांत्रिकरण, फिर लोकतांत्रिक शासन में बदलाव की प्रक्रिया, पूर्वी एशिया में 1970 में लोकतांत्रिक शासन में बदलाव की प्रक्रिया, 1993 ठीक है। हंटिंगटन ने लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में भूमिका निभाने वाले कर्ता का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया था। ये विपक्षी दल, यानी कि शासक एवं विपक्षी दल, पार स्थापन होता है, रूपांतरण, तीसरा ये हो गया है समकालीन लोकतांत्रिक लहर, अरब क्रांति 2011 में आई। ये सब हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ मैं आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।